गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं बनवारीलाल मीणा से आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय पीपलखूट। आज हम बीए सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक प्राथमिक और द्वितीय समंक का अध्ययन करना चाहेंगे। ये हमारे जो पेपर है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, उसका यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अनुसंधानकर्ता को जब वो अनुसंधान करता है तो उसे दो प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो आंकड़े होते हैं प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक। अनुसंधान में इनका प्रयोग करने से पहले अनुसंधानकर्ता को ये समझ आना चाहिए कि इनके मीनिंग, इनका अर्थ क्या होता है। तो छात्रों, बच्चों, हम यहाँ सबसे पहले इनके अंतर, इनमें डिफरेंसेस देखने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि प्राथमिक समंक क्या होते हैं, द्वितीय समंक क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि प्राथमिक समंक, प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जब किसी संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई डाटा पहली बार अनुसंधान क्षेत्र से एकत्रित किया जाता है। किसी व्यक्ति या संस्था ने उनका पहले एकत्रीकरण नहीं किया। अब अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अनुसंधान के ऑब्जेक्ट्स के अनुसार प्रश्नावली अनुसूची बनाकर जो भी तरीका वो अपनाए, पहली बार उनका एकत्रीकरण करता है। इसलिए इन आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़ों के नाम से जानते हैं। जबकि द्वितीयक समंक, जिनका इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेकेंडरी डाटा, वो आंकड़े होते हैं जब अनुसंधानकर्ता पहले से पब्लिश्ड किन्हीं आंकड़ों को, चाहे वो आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हो, वर्ल्ड बैंक के हो, IMF के हो, यानी किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा उनका एकत्रीकरण और उनका प्रयोग पहले किया जा चुका है और वर्तमान या नए अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के उद्देश्य या ऑब्जेक्ट्स के अनुसार अपने अनुसंधान में उन आंकड़ों का केवल प्रयोग कर रहा है। क्योंकि नए अनुसंधानकर्ता के लिए वो आंकड़े द्वितीय बार प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए इन आंकड़ों को हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी आंकड़े। तो मूल रूप से हम ये समझ पाएँ कि प्राथमिक समंक चूँकि अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए गए हैं, इसलिए वो प्राथमिक समंक हुए। जबकि द्वितीयक समंक पहले से प्रकाशित आंकड़े होते हैं, चाहे वो मैगजीन हो, अखबार हो, न्यूज़पेपर हो, बजट हो, रिजर्व बैंक के आंकड़े हो, IMF, वर्ल्ड बैंक, जहाँ से भी पब्लिश्ड आंकड़े हैं, अनुसंधानकर्ता वर्तमान में जो उसका यूज कर रहा है उसके लिए पहले से एकत्रित किए हुए हैं और उनका अपने अनुसंधान में अपने उद्देश्य के अनुसार उनका उपयोग करना चाहता है। तो मौलिक रूप से ये आंकड़े पहले से प्रकाशित या पब्लिश्ड आंकड़े होते हैं। अब इन्हें एकत्रित करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें अनुसूची, प्रश्नावली और अन्य तरीके भी होते हैं। अनुसूची, प्रश्नावली का विस्तार से अंतर क्या है, उनमें डिफरेंसेज क्या है, उसको हम एक अलग टॉपिक के अंतर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन संक्षेप में ये बता दूं कि जब एक अनुसंधान करता है तो अपने अनुसंधान के अनुसार बहुत सारे प्रश्नों की एक लिस्ट तैयार करता है। उस लिस्ट में तरह तरह के प्रश्न हो सकते हैं। अपने अनुसंधान का टॉपिक क्या है, अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, और उसके बाद जो प्रश्न वो बनाता है उसमें उनके एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें यस नो के भी प्रश्न शामिल हो सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो क्रॉस क्वेश्चंस हो। क्रॉस क्वेश्चंस इसलिए जिससे कि जो सूचक हैं, जो सूचना देने वाले हैं, उनका उत्तर वो सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं, उनका भी चेकिंग हो सके। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें सूचक टिप्पणी के संबंध में हो सकते हैं। कुछ जो प्रश्न होते हैं वो विस्तार वाले भी हो सकते हैं। यानी एक प्रश्न अनुसंधानकर्ता जब बनाता है तो उसमें सभी तरह के प्रश्नों का वो समावेश करने की कोशिश करता है। अब बात ये आती है कि अनुसूची किसको कहते हैं और प्रश्नावली किसको कहते हैं। जब अनुसंधानकर्ता ने केवल अपने अनुसंधान के उद्देश्य और टॉपिक और अनुसंधान क्षेत्र के अनुसार प्रश्न बनाए,
अभी तक हमने इनका यूज नहीं किया है, केवल प्रश्न बनाए, तब तक अनुसूची और प्रश्नावली में कोई अंतर नहीं रहता। अनुसूची प्रश्नावली तब पैदा होती है जब हमने जो प्रश्न बनाए उनका हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने के बाद वही प्रश्न अनुसूची के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वही प्रश्न एक प्रश्नावली के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब एक अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसका प्रगणक अनुसंधान क्षेत्र में जाता है और सूचक से उन्हीं प्रश्नों को लेकर आंकड़े एकत्रित करता है, सूचक केवल सूचना देता है और प्रगणक या अनुसंधानकर्ता उन सूचनाओं को खुद लिखता है, तो ऐसे जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये अनुसूची कहलाती है। और वही प्रश्न जो हमने अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार बनाए थे, जब अनुसंधानकर्ता उन्हें डाक द्वारा सूचक के पास भेजता है और सूचक से ये उम्मीद करता है कि वे उन प्रश्नों का उत्तर भेजें, तो जब उन्हीं प्रश्नों को हम एक प्रश्नावली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। विस्तार से दोनों के अंतर को हम एक अलग टॉपिक के अंतर पढ़ेंगे। यह हमारे लिए इतना ही जानना प्राप्त है कि प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या होता है, अर्थात वही प्रश्न जब अनुसंधानकर्ता या सूचक स्वयं फील्ड में जाता है और उनको एकत्रित करता है सूचक से सूचना प्राप्त करके, तब वो अनुसूची कहलाती है। और उन्हीं प्रश्नों को अगर हम डाक द्वारा सूचक के पास भेजते हैं और उनसे आंकड़े एकत्रित करते हैं और तो उन्हें हम प्रश्नावली कहते हैं। अब हमारे लिए प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में कुछ अंतर समझना जरूरी है। हम जानते हैं कि प्राथमिक समंक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात चूँकि पहली बार एकत्रित किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसका प्रगणक, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, स्वयं फील्ड में जाता है और आंकड़े एकत्रित करता है। जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो पहले से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं और हम केवल उनका अपने अनुसंधान के अनुसार केवल उनका उपयोग कर रहे हैं। अर्थात ये किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पहली बार प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, इनका एकत्रीकरण, इनका प्रयोग पहले किसी व्यक्ति संस्था द्वारा किया जा चुका है, इसलिए इनको द्वितीयक समंक कहते हैं। अन्य अंतर के रूप में हम देखना चाहेंगे कि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में क्योंकि बहुत अधिक खर्च आता है, जबकि द्वितीयक समंक या द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने में प्राथमिक समंकों की तुलना में खर्चा कम आता है। उसका जो मुख्य कारण है कि प्राथमिक समंक चूँकि अनुसंधानकर्ता या उसका प्रगणक को स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर उन आंकड़ों को एकत्रित करना होता है, तो डेफिनेटली खर्चा अधिक आएगा। जबकि द्वितीयक समंकों को हम चूँकि जो प्रकाशित आंकड़े हैं उनसे ही केवल उनका यूज कर रहे हैं, तो उनमें खर्चा कम आएगा। अन्य अंतर के रूप में हम देख सकते हैं कि प्राथमिक आंकड़े बहुत सटीक होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में इस दृष्टि से थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं। उसका कारण ये है कि प्राथमिक आंकड़े चूँकि अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार उन प्रश्नों को बनाता है, स्वयं फील्ड में जाता है, आंकड़े एकत्रित करता है और अगर उसको लगता है कि और भी आंकड़े उस अगर की आवश्यकता है तो अपनी जो अनुसूची है उसमें उन प्रश्नों का समावेश कर सकता है। और कुछ प्रश्न अगर उसे लगता है कि उसके उद्देश्य के अनुसार गलत बन गए हैं तो उनको हटा भी सकता है। अर्थात अनुसंधानकर्ता के पास सारे विकल्प मौजूद होते हैं अपने उद्देश्य के अनुसार उन आंकड़ों को एकत्रित करने का, तो डेफिनेटली वो वास्तविकता के बहुत ही नज़दीक होंगे, इसलिए वो काफ़ी सटीक माने जाते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े चूँकि उस अनुसंधानकर्ता कहीं किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता के आंकड़ों को अपने उद्देश्य के अनुसार एडजस्ट करने की, कट पेस्ट करके उनको उपयोग करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली उनकी विश्वसनीयता, उनकी सटीकता प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में कम होगी। हम अन्य अंतर के रूप में देख सकते हैं, यहाँ सटीकता की बात की तो विश्वसनीयता भी लगभग उसी तरह का शब्द है कि प्राथमिक आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में। उसका कारण वही है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसका प्रगणक फील्ड में जाकर अपने उद्देश्य के अनुसार आंकड़े एकत्रित करता है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगे। जबकि द्वितीयक समंक पहले से प्रकाशित आंकड़ों को हम यूज करते हैं, तो वो प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में उनकी विश्वसनीयता पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगना एक स्वाभाविक बात है। अन्य अंतर के रूप में अगर हम देखना चाहें तो प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में समय बहुत अधिक लगता है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने में समय प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में कम लगता है। उसका एक रीज़न यही है क्योंकि प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र में स्वयं या उसका प्रगणक जाकर आंकड़े एकत्रित करता है, तो उसके लिए
खर्चा भी ज़्यादा होता है, समय भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि अनुसंधान क्षेत्र अगर बड़ा है तो उसमें ये कार्य और भी दुष्कर हो जाता है, तो श्रम और खर्चा दोनों ही बहुत अधिक होंगे। जबकि द्वितीयक आंकड़ों में कितना भी बड़ा अनुसंधान क्षेत्र हो, क्योंकि आंकड़े पहले से प्रकाशित है, आपको केवल उनका प्रयोग करना है अपने अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार, तो उसमें खर्चा और श्रम उसकी तुलना में, प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में काफ़ी कम होता है। अन्य अंतर के रूप में अगर हम देखना चाहें कि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में ज़्यादा श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने में कम श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। उसका मुख्य कारण बार बार हमारी चर्चा में आ रहा है कि प्राथमिक आंकड़े स्वयं व्यक्ति, अनुसंधानकर्ता या उसका प्रगणा पहली बार फील्ड में जाता है और आंकड़े एकत्रित करता है, तो फील्ड में जाकर आंकड़े एकत्रित करने के लिए बहुत अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बहुत सारे प्रगणों को अपने एक एजेंट के रूप में प्रयोग करना पड़ता है एक अनुसंधानकर्ता के लिए, तो बहुत ही अधिक एक लेबर की आवश्यकता पड़ती है। जबकि द्वितीयक आंकड़े जब एकत्रित करते हैं तो अनुसंधानकर्ता बहुत कम श्रम शक्ति में उन आंकड़ों को, चूँकि पहले से प्रकाशित आंकड़े हैं, गजट में हो सकते हैं, जो कि हम बार बार कह रहे हैं, किसी प्रकाशन हो सकते हैं, लाइब्रेरी में ग्रंथ हो सकते हैं, रिसर्च पेपर हो सकते हैं, उनको केवल आप अपने उद्देश्य के अनुसार उनका केवल प्रयोग मात्र करना है, इसलिए उसमें कम श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। अन्य अंतर के रूप में अगर हम देखना चाहें कि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयाँ बहुत अधिक होती है, जबकि द्वितीयक समंकों को एकत्रित करने में प्राथमिक समंकों की तुलना में कठिनाई का स्तर कम होता है। उसका कारण ये है क्योंकि अगर आपका रिसर्च या अनुसंधान क्षेत्र बहुत बड़ा है तो वहाँ जाकर तरह तरह की कठिनाइयाँ होगी, आपको यात्रा में कठिनाई होगी, वहाँ की भाषागत समस्याएं हो सकती हैं, खर्चा अधिक आएगा, श्रम शक्ति बहुत अधिक चाहिए, तो कठिनाई, सभी प्रकार की कठिनाई प्राथमिक आंकड़ों में छुपी हुई है, जबकि इस कठिनाई को हम द्वितीयक आंकड़ों में थोड़ा कम देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अनुसंधान को एकत्रित करने के लिए बहुत सारी विधियाँ होती हैं। आज हमने केवल ये अध्ययन किया कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े होते क्या हैं और उनमें डिफरेंसेज अंतर क्या है। अब इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाएगा, वो हमारे इस यूनिट का टॉपिक का सिलेबस है। इसी पेपर के इस यूनिट का जो सिलेबस है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। उन विधियों के बारे में कि प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और द्वितीयक आंकड़ों के क्या तरीके हो सकते हैं, उसका हम एक अलग टॉपिक के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूँ आज हम ये समझने में सक्षम हो पाए कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। पुनः मैं संक्षेप में रिपीट कर दूं कि प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता पहली बार स्वयं या उसका प्रगणक अनुसंधान क्षेत्र में जाकर एकत्रित करता है और अपने अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार उनका प्रयोग करता है। जबकि द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो पहले से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं और हम यानी नए अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार उनका कट पेस्ट करके अपने उद्देश्य के अनुकूल बनाकर उनका केवल प्रयोग करता है। दोनों में बहुत सारे अंतर हमने देखे, उन अंतरों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है बच्चों। तो मैं ये समझ पाया, आपको ये समझा पाया कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े कहते किसे हैं और उनमें डिफरेंसेज या अंतर क्या है। हम अगला जो लेक्चर हमारा होगा कि प्राथमिक समंकों के एकत्रित करने की विधियाँ कौन कौन सी है, उनको विस्तार से समझाइए। इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।